दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। मोदी जी ब्रिक्स नहीं गए। ब्रिक्स जाना कितना जरूरी था? ब्रिक्स नहीं जाने से मोदी जी ने कितनी बड़ी गलती की? क्या विदेश नीति में वो फेल हो गए? ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि वो ब्रिक्स की मीटिंग में क्यों नहीं गए, क्योंकि भारत हमेशा ब्रिक्स में मौजूद रहा, लेकिन इस बार मोदी जी नहीं गए। वही मोदी जी जो किसी भी विदेश दौरे को नहीं चूकते हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग खूब जोरदार है। मोदी मोदी से स्टेडियम गूंजने लगता है। आखिर फिर क्या वजह है कि वो ब्रिक्स नहीं गए? मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात पर खबरें नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि खबर कुछ और दिख रही है। खबर दिख रही है कि पाकिस्तान अब ब्रिक्स की सदस्यता चाहता है। विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। रूस की तास न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि 2024 में ब्रिक्स संगठन की सदस्यता हासिल करने के लिए उसने रूस से मदद मिलने की उम्मीद जताई है। दरअसल पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री चाह रहा है, जो कि उससे आसानी से मिल भी जाएगी जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। ये खबर खूब दिखाई दे रही है हर तरफ कि पाकिस्तान एंट्री चाह रहा है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको पहले समझ लीजिए कि ब्रिक्स ज़रूरी क्यों है और इन दिनों कई देश ब्रिक्स के सदस्य क्यों बनना चाहते हैं, जिसमें मोदी जी ने जाना तक ज़रूरी नहीं समझा या जाने से बचने की कोशिश की है। दरअसल इसी साल बढ़ी है ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ने इस पूरे ब्रिक्स के गठबंधन को बनाया था। इसी साल अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 11 करने की घोषणा की है। नए सदस्यों में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को समूह के नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पीएम मोदी इस बैठक में नहीं जा रहे, वो शिरकत नहीं कर रहे। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक अधिकारियों ने ये बताया है कि पीएम मोदी दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पुतिन ने इससे पहले जोहानिसबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। दरअसल दुनिया भर के नेता कर रहे हैं सीजफायर की मांग गाजा और इजराइल के बीच में। जिस तरह से रूस लगातार इस मामले पर अपनी बात कह रहा है, चीन हमास और इजराइल की जंग रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका इस मुद्दे की अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स के इस मैटर में। ऐसे में बताया जा रहा है कि ब्रिक्स के जरिए रूस और चीन पश्चिमी देशों को चुनौती देने का काम करना चाहते हैं और वहीं पर भारत अपनी तटस्थता दिखाना चाहता है। लेकिन तटस्थता में भी भारत यहाँ पर एक कदम पीछे चला गया है। इस गुट में भारत भी शामिल है ब्रिक्स में, लेकिन भारत की नीति सभी गुटों के साथ या फिर किसी भी गुट में शामिल होने की नहीं रही है। मतलब या तो सबके साथ है या फिर किसी के साथ नहीं है। इस तरह से भारत ने अपने स्टैंड्स लिए हैं। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है और यहीं पर इसका सम्मेलन हो रहा है। ऐसे में भारत जो है वो कहां पर चूक रहा है, इसे समझने की आज पूरी कोशिश कीजिए आप। दरअसल ब्रिक्स क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ये तमाम देश जो कि आगे 2025 में काफी बड़ी ताकत बन जाएंगे। ब्रिक्स इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, खासतौर से उन तमाम देशों के लिए जो इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ब्रिक्स की ताकत को हल्के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ वो तमाम देशों का समूह जिन्होंने ब्रिक्स को शुरू किया, बल्कि उसके साथ अब और कई देश जो हैं वो जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स में ये 11 देश हो गए हैं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान भी और तमाम और देश अगर इसमें शामिल होते हैं तो आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि लगभग 50 देश जो हैं वो ब्रिक्स की ताकत बन सकते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो ब्रिक्स से दूर रहना वाकई में एक बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय हो सकता है। समझने की ये बात है कि जहां पर व्लादिमीर पुतिन खुद वहां पर मौजूद होंगे, शिरकत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह की दूरी बनाने का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई जवाब नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपने कौन सा कूटनीतिक रास्ता निकाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नए देशों में सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला लिया गया था। ये बात आपको समझनी होगी कि दरअसल ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के नेता जो हैं वो इस वक्त इजराइल और गाजा में सीज फायर की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह चीन ने भी एक अहम रोल निभाया है, जिसमें हमास और इजराइल की जंग रुकवाने की मदद की भी पेशकश उन्होंने की थी, और दक्षिण अफ्रीका इस मुद्दे की ब्रिक्स में अध्यक्षता कर रहा है। तो आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक से, जो कि देश विदेश के इन तमाम मामलों पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। वही बताएंगे कि किस तरह से मोदी का ब्रिक्स में नहीं जाना मुश्किलें पैदा कर सकता है। मुकेश जी, ये जो ब्रिक्स में मोदी जी का नहीं जाना है, ये किस तरह से रिवर्ट कर सकता है? कैसे इसके खामियाजे भी भुगतने पड़ सकते हैं? खामियाजा तो क्या होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब G20 भारत ने शिखर सम्मेलन किया 9 और 10 सितंबर को, और उसमें पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए। अमेरिका ने उसमें कहा कि शी जिनपिंग अगर चाहते हैं कि वो स्पॉइलस्टर बनना चाहते हैं, ना करके तो ये उनकी मर्जी है। तो तभी से साफ हो गया था कि अगली जो ब्रिक्स होगी उसमें भारत कहीं ना कहीं से अपनी नाराजगी जताना चाहेगा, क्योंकि यदि आप मेरे इतने बड़े सम्मेलन में आपने इन दोनों ने आना उचित नहीं समझा, तो हम भी अपनी नाराजगी जताएंगे। और नाराजगी के साथ दूसरा कारण मुझे लगता है कि जो इस समय इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, वो एक बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि भारत उसमें एक शुरुआत में स्टैंड ले चुका है, हमास को आतंकवादी संगठन बोल चुका है, और मुझे लगता है कि भारत शायद पहला देश था जिसने इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला होते ही 1-2 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की थी और कहा था कि हम इस आतंकवादी कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। तो एक तरह से भारत इसराइल के साथ खड़ा हो गया था, और उसके बाद से लगातार यूएन के मंच पर भी जहां सीज फायर की प्रस्ताव आया, उस पर भी भारत ने अब्सटेन करके बताया था कि वो खुले तौर पर इस समय इसराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में जब ब्रिक्स में वहां पर रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, जो सारे के सारे लोग एक तरह से हमास के पक्षधर हैं, उनकी मौजूदगी में भारत की मौजूदगी अनटेनेबल थी। तो हो सकता है कि जो दिल्ली की G20 समिट में इन लोगों की अब्सेंशिया थी, उसका बहाना करके मोदी ने ये उचित समझा हो कि एक तो वो नाराजगी जाहिर हो जाएगी, दूसरे ये जो इस समय का जो जमावड़ा है उससे वो बच पाएंगे। लेकिन ऐसे में ब्रिक्स में रशिया का होना, वहां पे चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, रशिया के साथ भी ऐसे, क्योंकि ये उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, कि आपको नहीं लगता है कि ये रिश्तों पर असर डालता है? और खासतौर से जो नई कंट्रीज अब उसके अंदर शामिल हो रही हैं, ऐसे में नहीं लग रहा है कि मोदी जी उन तमाम कंट्रीज के साथ भी थोड़ा दूरी बना करके चलना चाह रहे हो, इस वजह से नहीं? देखिए, ब्रिक्स का भारत फाउंडर मेंबर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स इसके फाउंडर मेंबर हैं, और ये बना भी था, ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनी भी G20 के ही काउंटर में थी कि जो G20 में हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला है उसमें उसके काउंटर करते हुए ब्रिक्स को बनाया जाए। लेकिन ओवर द इयर्स ये हुआ है कि G20 में, और जो G20 में चाइना और रशिया एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज दूसरी तरफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक तरह का वहाँ पे स्लग फास्ट एक तरह का मैच G20 में चल पड़ता है, और भारत उनके बीचों बीच खड़ा होता है एक रेफरी की तरह। और ये रेफरी की भूमिका बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पा सकती है, क्योंकि हम लोग जो रास्ता है वो जो खींचतान थी का नतीजा है ब्रिक्स का जो ध्रुवीकरण होना। चाइना, रशिया लगातार
नेटो से अपना नाता तोड़ रहे हैं, नेटो G20 से अपना नाता तोड़ रहे हैं, वो उससे दूरी बना रहे हैं और ब्रिक्स को वो मजबूत करते चले जा रहे हैं। एक तरह से उनका गेम प्लान ये है कि G20 से किनारा कर लिया जाए और ब्रिक्स को अपना ठीक G20 है, बना लिया जाए। ब्रिक्स को वो अपना G20 बना ले, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां नहीं जाना, उसे दूरी बनाना, जिसको चाइना और रशिया कंट्रोल पावर की तरह लेकर के चल रहे हैं ब्रिक्स को, और उसमें और देशों को शामिल कर रहे हैं, वहां पर भारत नहीं जा रहा है, तो यानी कि वो अपने आप को से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए वो पश्चिमी देशों को नाराज ना करना चाहिए, यानी कि अमेरिका का साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए रशिया और चाइना के साथ जो ब्रिक्स का उनका एक संगठन बना हुआ है उससे दूरी बनाए। इसके असर तो पड़ेंगे ना सीधे सीधे। बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि भारत एक पहले था गुट निरपेक्षता की नीति पर, लेकिन अब हम हर गुट के साथ खड़े होने की नीति थी और हम नहीं खड़े हो रहे थे, गुट हमारे साथ खड़े होते हैं। ये भारत की अपनी ताकत है कि G20 के देश भी हमें अपने साथ खड़े होते देखना चाहते हैं और ब्रिक्स के भी देश खड़े होने देखना चाहते हैं। एक न्यूज चैनल ने मुझसे पूछा था कि अब मोदी की इतनी धाक है कि वो कोई भी ग्रुपिंग उनको अपने साथ लेना चाहती है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैंने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया था कि ये मोदी की धाक नहीं, ये भारत की धाक है। इस समय भारत ऐसे एक बीच में क्रिटिकलिटी के रूप में खड़ा हुआ है कि जिसमें भारत की आबादी को, भारत की इकोनॉमी को, भारत की जो स्ट्रेटेजिक पावर है सोचने की, उसको सभी देश और तटस्थता की नीति को सभी देश अपने साथ खड़े होते देखना चाहते हैं। लेकिन जब ब्रिक्स में और G20 में मुझे कोई चॉइस की बात आएगी तो मैं चॉइस दोनों को ही रखूंगा तब तक जब तक कि इनमें से कोई हमसे ये ना कह दे कि आप यहाँ से जाइए। जब तक हम दोनों जगह खड़े हो सकते हैं, हम दोनों जगह एक्सेप्टेबल हैं, हम दोनों जगह उतने ही पावरफुल हैं, तो किसी एक जगह से नाता तोड़कर दूसरी जगह पर खड़े होना मुझे कोई अच्छी कूटनीति दिखाई नहीं देती। और ब्रिक्स में जो इस समय की गैर मौजूदगी है मोदी की, वो मुझे थोड़ा सा हो सकता है विधानसभा चुनाव की वजह की व्यस्तताओं से वो ना गए हों या ना उसमें शिरकत कर रहे हों, लेकिन कोई भी एक समझदार कूटनीति ये है कि हमें अपना पांव तब तक उस जगह से नहीं हटाना है जब तक कोई उस हटाने को मजबूर न कर दे। हम तो आपने एक और बात कह दी है मुकेश जी, विधानसभा चुनाव देश के लिए ज्यादा जरूरी है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति ज्यादा जरूरी है? विधानसभा चुनाव तो पार्टी के लिए जरूरी हुआ ना। ये मेरी प्राथमिकताएं नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं हैं। मैं अगर प्रधानमंत्री होऊंगा तो मैं दूसरे ढंग से सोचूंगा। ये अगर नरेंद्र मोदी को प्राथमिकता विधानसभा चुनाव लगते होंगे तो वो उस ढंग से सोचेंगे। लेकिन मैं उसमें एक बहाना जोड़ रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा ना गए हों, लेकिन उस सम्मेलन में ना होना, उसमें ना होना एक बहुत अच्छी कूटनीति नहीं है। जब तक हम लोगों को रशिया का साथ रखना है, हम लोगों को ईरान को साथ लेकर चलना है, हम लोगों को सऊदी अरब, इजिप्ट वगैरह के साथ होकर चलना है, तो हम G20 के होकर न रह जाएं, ऐसा हमारी नीति नहीं है। ये चाइना की नीति है लगातार कि वो हमको मुकेश जी वहां पर ब्रिक्स में अपना एक बड़ा कंट्रोल और बना सकते हैं और भारत अलग थलग भी पड़ सकते हैं अगर इस तरह के रवैये के साथ भारत चलता है। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि चाइना की कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान को उसका एक मेंबर बना दे, तो ब्रिक्स का उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मेंबर बनाने की चाइना की एक चाल है, किसी तरह से उस सदस्यता में लाना चाहते हैं। लेकिन ब्रिक्स की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई भी नया मेंबर कंसेंसस से ही शामिल हो सकता है। अगर उसमें सिर्फ एक देश ने भी ये कहा, इस समय के मेंबर देशों में से, कि हम इस देश को नहीं चाहते, तो वो देश उसमें नहीं आ सकता। लेकिन देखना ये है कि अगर हम लोग यहाँ से अब्सेंशन की नीति अपनाएंगे, वहां से दूरी बनाएंगे, तो एक न एक दिन ये होगा कि सारे के सारे देश हम पर हावी होंगे और ब्रिक्स के कहेंगे कि आप क्यों रोड़ा बनते हो पाकिस्तान के रास्ते में, चलो हम पाकिस्तान हमारे बीच में आ जाएगा तो हम उसको आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित कर पाएंगे। और ऐसे में भारत के लिए ये टेनेबल नहीं रह जाएगा कि उसकी एंट्री को रोक पाए। ऐसे में अगर भारत वहां पर आज होता ब्रिक्स के सम्मेलन में, तो पाकिस्तान जो सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर भारत वहां है ही नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का जो रिप्रेजेंटेशन वहां पर होगा वो उसको ब्लॉक कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा होगा, और वो अगर हम रिप्रेजेंट किसी को करते हैं तो वो उतना ही पावरफुल होता है। और अगर हमारा ऑब्जेक्शन वहां पर होगा
तो पाकिस्तान वहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग दूरी की नीति अपनाएँगे तो वो लगातार हमको हमारी वहाँ पर को कमज़ोर करते चली जाएगी। जैसे हम G20 में चाइना को कह पाएँगे कि आप तो आते ही नहीं हैं इधर, तो क्यों बेकार इसमें आप रोड़ा अटकाना चाहते हैं? G20 में तब से कमज़ोर होना शुरू हुआ जब से, और मजबूत, और इन दोनों की टसल हुई जब से यूक्रेन वॉर को लेकर वहाँ प्रस्ताव पारित होने शुरू हुए। क्योंकि एक G20 इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ पर एक कूटनीतिक बातें होने लगी थी, वहाँ पर युद्ध रोकने की बातें होने लगी थी, और ये कह के कि जो युद्ध है वो भी सीधे तौर पर इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, ग्लोबल साउथ को प्रभावित कर रहा है, और पूरी दुनिया के विकासशील देश इससे प्रभावित हैं, इसलिए हमको इस पर प्रस्ताव लाना चाहिए। इंडोनेशिया की बाली समिट में रशिया के खिलाफ तगड़ा प्रस्ताव आया, और हुआ ये नतीजा कि वहाँ पे चाइना रशिया ने उससे अपने आप को किनारा कर लिया, और वो G20 का डिक्लेरेशन ही नहीं बन पाया। दिल्ली में हुआ ये कि हम लोगों ने इतना माइल्ड और मेलो डाउन प्रस्ताव पारित कराया कि उससे ना अमेरिका खुश हुआ, ना रशिया खुश हुआ। दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है, आप ये प्रस्ताव यूक्रेन पे जो लाए हैं हमको मंजूर है, उन्होंने कहा हमको भी मंजूर है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। तीसरी अब ये ब्रिक्स है जिसमें हमारी गैर मौजूदगी है, और वो गैर मौजूदगी मुझे कूटनीतिक रूप से उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए। हमारी वहाँ पर मौजूदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन देशों के बीच हमें खड़े होना होगा और उनको बताना होगा कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, भले ही हम G20 में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जब से ब्रिक्स बना है तब से भारत हमेशा वहाँ मौजूद रहा है। ये हमारा दिल के उतना ही करीब है जितना रशिया के करीब है। जितना G20 में पहली बार चाइना ने अपनी गैर मौजूदगी दर्ज कराई और वो हैरानी भरी थी। इसी तरह से ब्रिक्स में हमारी गैर मौजूदगी उतनी ही हैरानी भरी है। तो हमको ये कोशिश करनी होगी, और मैंने उस समय भी कहा था G20 में कि चाइना का ना होना एक तरह से यहाँ पर एक फूफा का ना होना है कि अच्छे सम्मेलन में। तो G20 में अगर चाइना फूफा बन गया था तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब रिश्तों की एक ऐसी शुरुआत तो है जो कि जिसका डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है हर भारतीय नागरिक को। बिल्कुल, हमको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, एक इंडिकेटिव कैरेक्टर बन के कहीं नहीं खड़े होना है कि ये स्पॉइल कर रहा है। ये चाइना की कूटनीति हो सकती है, ये रशिया की हो सकती है, क्योंकि वो अलग-थलग हैं इस समय। लेकिन भारत के सामने ये स्थिति नहीं है, और मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जिसको मोदी डिप्लोमेसी बोलते हैं, मैं उसको इंडिया डिप्लोमेसी बोलता हूँ। इंडिया की डिप्लोमेसी इस समय ये है कि वी विल बी साइडिंग विद एवरीवन। एक समय हम गुट निरपेक्ष थे, इस समय हम गुट सापेक्ष हैं, और ये हमारी गुट निरपेक्ष होना उस समय की मजबूरी थी, और इस समय की हमारी मजबूती ये है कि हमको कोई भी अपने साथ रखना चाहता है। तो हम अपनी इस मजबूती को कमजोरी में क्यों तब्दील कर देना चाहते हैं? ओके, तो इन चीजों के तुरंत तो कोई खामियाजे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हाँ थोड़े वक्त में इनके असर जरूर दिखाई देंगे। इससे तो इंटरनेशनल कूटनीति में कुछ भी एकदम तेजी से नहीं होता है जब तक युद्ध की नौबत ना हो। ये धीरे-धीरे होता है, और धीरे-धीरे ये है कि ब्रिक्स हमारे हाथों से खिसकता चला जा रहा है, और हम लोग G20 को अपना मेन फोरम बनाते जा रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को लगातार जब तक ये चॉइस खड़ी ना हो जाए कि इधर आप G20 में रहेंगे, इधर ब्रिक्स में रहेंगे, तब तक हमको दोनों जगह अपनी मजबूती से अपने पैर जमा के रखने चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ 28 देशों का एक पूरा संगठन होता है, यहाँ पर कुछ ही देशों का है, तो ये दोनों को देखते हुए कूटनीति कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम G20 की तरफ जाएँ या फिर ब्रिक्स की तरफ जाएँ? नहीं है, मुझे लगता है कि मिसनोमर है कि वो सिर्फ G11 है इस समय ब्रिक्स में। वो उसमें धीरे-धीरे जब हम लोग ग्लोबल साउथ को शामिल कर लेंगे, तो 55 देश उसमें शामिल होंगे। फिर उसमें अगर गल्फ की कंट्रीज़ शामिल हो जाएँगी सारे, या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शामिल हो जाएँगे, तो ये बहुत बड़ा फोरम हो जाएगा, एंड हम लोग उसको दूर रहना हम अफ़ोर्ड कर नहीं पाएँगे। तो हमको मतलब बहुत दूर जिसकी एक वक्त में भारत ने शुरुआत की थी जिस संगठन की, उसी से अगर वो दूरी बनाता है और वो आगे ताकतवर हो रहा है वो संगठन, तो ऐसे में भारत की बहुत बड़ी भूल होगी ये कूटनीतिक स्तर पर। वो इस वजह से भूल होगी क्योंकि भारत एक्सेप्टेबल है इस समय। जब आप सब जगह एक्सेप्टेबल हैं, तो अपने आप से हम क्यों चॉइस ये पैदा करें कि हम यहाँ पर नहीं आएँगे? अगर मेरी कोई देश कमज़ोर होता है, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि बॉस आपको यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। भारत के लिए स्थिति ये है कि दोनों कहते हैं कि आपको यहीं पर रहना है।
तो मुझे ये अपनी मजबूती को लगातार पकड़ के रखना है। और यहाँ हाँ, पर इस वक्त ये हमारी गलती है, जैसे कि इज़राइल के साथ तुरंत खड़े हो जाना हमारी गलती थी, जिसका बाद में मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उसको लपेटने की कोशिश की, ये कि हम 2 राष्ट्र, फ़िलिस्तीन राष्ट्र का उदय चाहते हैं, वहाँ पर 2 राष्ट्र होने चाहिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन, और वो एक कोर्स करेक्शन था। लेकिन शुरुआत में ही 1 घंटे के भीतर उसमें ये कह देना कि आतंकवादी हमला था, सब लगातार इज़राइल के साथ हैं। इज़राइल कौन-सा उस मामले में गाज़ा के लोग का दूध का धुला है। वहाँ पर जो लगभग 15 साल से लड़ाई चल रही है और जो गाज़ा में हो रहा है, उसमें हम लोगों को दूर सोचना था कि ये हमास का जो अटैक है, ये किस हद तक आतंकवादी हमला है, किस हद तक रिप्रेज़ल है, किस हद तक बगावत है। फिर भी अगर उसको कोर्स करेक्शन किया गया है, तो और भी आगे कोर्स करेक्शन ये करना होगा हमको कि हम लोगों को इन लीग में जो जहाँ पर सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, यूएई है, जहाँ पर इजिप्ट खड़ा हुआ है, वहाँ पर हम ईरान है, और इन देशों से हमारे बिल्कुल बराबरी के रिश्ते हैं, तो उनके बीच में हमको खड़े होना होगा। यहाँ पे लेकिन सऊदी अरेबिया का वहाँ पर होना और ये तमाम तरह की गल्फ कंट्रीज और भी हैं जो कि वहाँ मौजूद हैं, तो कि ऐसे में भी क्या इन तमाम कंट्रीज से भी अपने आप को डिस्टेंस करना मोदी जी की गलती है यहाँ पर? मुझे लगता है कि मोदी के इस एक सम्मेलन में गैर मौजूदगी से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मैसेजिंग ज़रूर है, और इस मुझे लगता है कि इंडिया इसको कोर्स करेक्ट कर लेगा। ठीक है। एक खबर ये भी आई है कि ब्रिक्स की बैठक में सऊदी अरब ने सभी देशों से इज़राइल को हथियार निर्यात करने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। तो अब इज़राइल और गाज़ा ब्रिक्स का मेन मुद्दा रहे हैं यानी कि इस वक़्त। तो ऐसे में इज़राइल का साथ देना, जैसा आपने बताया भी, सबसे पहले देशों में से एक था भारत। मोदी जी ने सबसे पहले वहाँ पर आतंकवाद अटैक को लेकर के बोला था। तो ऐसे में अब ये दो टूक हो जाने वाली बात नज़र आ रही है क्या इज़राइल गाज़ा को लेकर के ब्रिक्स में जो चर्चा अभी इस तरह हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रिक्स में कोई भी देश, भारत को छोड़ के कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इज़राइल के साथ खड़ा हो। तो मोदी जी की अनुपस्थिति शायद इसका एक बड़ा कारण यही रही होगी कि वो एक अकेले व्यक्ति होते जो इज़राइल के वहाँ पर हिमायती होते, और तो यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग में जाते तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाता। ये तस्वीर ज़रूर सामने आ रही है। इसी के चलते शायद उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन से इस बार दूरी बनाई है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मोदी जी की कूटनीति पूरी तरह से वैसी दिखाई नहीं दे रही है जैसे कि देशों के बीच में होनी चाहिए। सिर्फ स्टेडियम में जोर जोर से मोदी मोदी गूंजने से काम पूरा हो जाए ऐसा नहीं है। असली अग्नि परीक्षा तभी होती है जब इन तमाम देशों के बीच में आप इस तरह से काम करते हैं जिससे कि आपका नुकसान भी ना हो और सबके बीच में आपकी मोहब्बत भी बनी रहे। इस तरह की दूरी का मतलब क्या है, ये तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना ही चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा